आइए क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरे की बात करते हैं। कहा जा रहा है कि दो समपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। दो समपूरक कोण की बात हो रही है, एक बड़ा है एक छोटा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना कि बड़ा कोण बराबर x तथा छोटा कोण बराबर y। दो कोण की बात हो रही है, एक कोण बड़ा है तो बड़ा कोण मैंने मान लिया x का, और छोटा कोण को मैंने मान लिया कि y क्या है। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि जो बड़ा कोण है ना वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। इसका हम लोग आगे यूज करेंगे। ठीक है, अभी चूंकि हम ये देख रहे हैं कि अगर हम कहें कि प्रश्नानुसार हम काम करने वाले जो हैं वो प्रश्न के अनुसार काम करेंगे। कहा गया कि दो समपूरक कोण है, मतलब कि जो दो कोण हमने लिया ये दोनों कोण x और y ये कैसे हैं, समपूरक कोण है। तो आपको पता है कि समपूरक कोणों का योग कितना होता है, कितना होता है, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। दो समपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रीजन भी दे सकते हैं, चूंकि क्या होता है, समपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये हमारा हो गया, ये x और y ये दोनों समपूरक कोण है, तो इनका योग कितना हो गया, 180 डिग्री। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन में और एक बात कहा गया है कि बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। जरा सा सोचिएगा, यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने एक इस बड़े कोण को लिख दिया, यहाँ पे छोटे कोण को भी लिख दिया। क्या कहा गया है कि ये वाला कोण, ये बड़ा वाला कोण है, ये छोटा वाला कोण है। तो बड़ा वाला कोण के बारे में कहा गया है कि छोटे वाले कोण से 18 डिग्री अधिक है ये। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अगर ये 10 डिग्री का होगा तो उस कंडीशन में इसको कितना होना चाहिए, 28 डिग्री, तभी ना 18 डिग्री बड़ा होगा। तो अगर मान लीजिए कि आपको क्या करना है, इन दोनों कोणों को बराबर दिखाना है, तो आप क्या करेंगे, आप अगर इन दोनों कोणों को बराबर दिखाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ये चीज दिखाई दे रहा है कि ये वाला कोण जो है इस कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो जब आप बराबर दिखाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, 18 डिग्री इधर जोड़ना होगा या 18 डिग्री इधर घटाना होगा। यही ना आप काम कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, इधर 10 में 18 डिग्री जोड़ दे रहा हूं। अगर मैं जोड़ दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इधर वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। तो यही वाली बात तो ऊपर भी है ना, ये वाला बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, जब ये अधिक है तो बराबर करने के लिए मैं क्या करूंगा, छोटे वाले कोण में 18 डिग्री मैं जोड़ देता हूं, तब तो ये दोनों बराबर हो गए ना। अब इसको मैं बराबर करके इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूं। ठीक है, अब हम लोग क्या कहेंगे, कहेंगे कि x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, आइए इस x के मान को हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो x के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, उसका वैल्यू रख देंगे। तो वैल्यू कितना है, y प्लस 18 डिग्री प्लस यहाँ पे y है तो y मैंने लिख दिया बराबर 180 डिग्री। y को जोड़ेंगे, एक y कितना हो जाएगा, 2y। तो ये हो गया 2y प्लस 18 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, जगह नहीं मिटा दो इसको, आप लिख चुके होंगे। ठीक है, आइए अब यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास क्या है, 2y बराबर ये 18 डिग्री इधर प्लस में, उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस 18 डिग्री। तो यहां से अगर हम देखें तो 2y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री में से 18 डिग्री हटाइएगा, आपका कितना बचेगा, 162 डिग्री। ठीक है, तो यहां से ये y बराबर कितना हो जाएगा, 162 बटा में 2 y के साथ गुणा में है, उधर जाएगा तो बटा के नीचे चला जाएगा। ये आप भाग दीजिएगा, इससे कटाइएगा, 2 8 16 और ये 2 बचा 2 एकम 2, यानी कि 81 डिग्री हो जाएगा। y का वैल्यू हो गया हमारा कितना, 81 डिग्री। ठीक है, अब आप क्या कहेंगे
कि y का मान आपको मिल गया, अब आपको x का मान चाहिए, तो y का मान को आप कहाँ पे रखेंगे, चाहे तो आप समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 1 हमारे यहाँ पे था, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, दोनों में से किसी में भी आप क्या कर सकते हैं, इस y का मान रख सकते हैं, आपको x का मान मिल जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया है कि आप इस वाले समीकरण में, यानी कि वैसे तो हम लोग जो समीकरण बना रहे थे उसमें 3 बना रहे थे, अभी हमारा समीकरण 3 नहीं बना है, 2 ही बना है, लेकिन x जो है एक साइड है और बाकी चीजें दूसरी साइड है। तो फायदा हमको तभी होगा जब हम y के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, आसानी से हमें वैल्यू मिल जाएगा। तो क्या कहेंगे, x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, आइए समीकरण 2 में रखते हैं, कितना हो जाएगा, x बराबर y है तो y की जगह पे उसका वैल्यू रख देते हैं 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री, तो x बराबर 81 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 99 डिग्री। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, x का वैल्यू मिल गया। आप कह सकते हैं अतः आपने क्या माना था, बड़ा कोण x, अतः बड़ा कोण जिसे आपने x माना था वो आपका कितने डिग्री का हो गया, 99 डिग्री का हो गया, तथा छोटा कोण जिसे आपने क्या माना था, y माना था, और ये y कितने डिग्री का हो गया है, 81 डिग्री का, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तीसरा का तीसरा ये क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट टीम ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदी, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो जो चीज लास्ट में हम देखते हैं कि हमें क्या ज्ञात करना है, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। मान लेते हैं इसी को, माना कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर x तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। ठीक है, अब बात करेंगे, कहेंगे प्रश्नानुसार, जो बातें प्रश्न में कही गई हैं उनको देखते हैं। क्या कहा गया है, 7 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य 3800 रुपया है। अच्छा, हमें क्या पता है कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य जो है 100 रुपया, मतलब कि एक बल्ला हम खरीदेंगे तो हमको 100 रुपया देना होगा। अच्छा, एक बात जरा सा सोचिए कि 5 रुपया एक बल्ले का मूल्य है और एक बल्ला खरीदना है तो हम कितना रुपया देंगे उसको, 5 रुपया, दुकानदार को 5 रुपया देंगे। अगर हमें यही 5 रुपये वाला ही बैट है, 5 रुपये वाला ही बल्ला है, अगर 2 खरीदना है तो कितना पैसा देंगे, 10 रुपये का। क्यों देंगे भाई 10 रुपया, क्योंकि 5 और 2 बैट खरीदे तो 5 गुना 2 करेंगे, 5 दूनी का 10। अगर 3 बैट हम लोग 5 रुपया वाला खरीदे हैं तो 5 गुना 3 यानी 15 रुपया देना होगा। ठीक है, अगर 5 रुपये वाला बैट हम लोग 4 खरीदे हैं तो 5 गुणे 4 यानी 5 के 20 रुपया देना होगा। ऐसे ही 5 रुपया वाले बैट अगर हम 7 खरीदे हैं तो हमें कितना देना होगा, 7 × 5 = 35 रुपया। क्लियर है, लेकिन अब हमारे पास 7 बैट तो खरीदने हैं, लेकिन मूल्य जो है, प्रत्येक बल्ले का मूल्य जो है अब 5 रुपये नहीं है, 100 रुपया है। तो हमें कितना रुपया देना होगा, 5 गुणा x यानी कि 7 गुणा x। अगर 7 बैट हम खरीद रहे हैं और प्रत्येक बैट का मूल्य 5 रुपया है तो हमें कितना देना होगा, 7 × 5 = 35। वैसे ही अगर 100 रुपया बैट का मूल्य है और 7 बैट खरीदना है तो हमें कितना देना होगा, 7 गुणा x यानी कि 7x। ठीक है, तो 7 प्रत्येक बल्ले का मूल्य जो है 100 रुपया है, तो ऐसे ऐसे अगर हम 7 बल्ला खरीदेंगे, 7 बैट खरीदेंगे तो हमें कितना पैसा चुकाना होगा,
7x। ये कुल 7 बैट का ये कुल मूल्य हो गया। ठीक है, साथ में और क्या खरीदा जा रहा है? 6 गेंद। तो एक गेंद का मूल्य है y रुपया। तो ऐसे ऐसे कितनी गेंद खरीदी जा रही है? 6। तो 6 गेंदों का मूल्य कितना हो जाएगा? 6x बराबर कितना हो गया? 6y। 6 y रुपया है तो 6y। ठीक है, अब ये हमने क्या किया है भाई, यहाँ पे 7 बैट खरीदी है तो 7 बैट का मूल्य हमने चुकाया है कितना? 7x। 6 बैट मैंने 6 गेंद मैंने खरीदा है तो 6 गेंद का मूल्य हमने चुकाया है कितना? 6y। अब ये टोटल मूल्य जो है हम अपने हिसाब से तो इतना दिए हैं, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना दिया गया है? 3800 रुपया। ठीक है, इन्हीं 6 बल्ले का, 7 बल्ले का और 6 गेंद का मूल्य जो है चुकाया गया है कितना? 3800 रुपया। ठीक है, और ये भी तो हमारा क्या है? ये भी तो हमारा 7 बल्ले का मूल्य है और ये हमारा क्या है? 6 गेंद का मूल्य है। तो दोनों साइड इक्वल हुआ कि नहीं? ठीक है ना। अब आइए अगले की बात करते हैं। क्वेश्चन में और कुछ बातें कही गई हैं कि बाद में वो क्या करता है, उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें खरीदी। और तो 3 बल्ला और बल्ले का मूल्य कितना है? 100 रुपया। तो 3 बल्ला खरीदेगा तो कितना मूल्य चुकाएगा? 3x। और क्या कर रहा है? साथ में 5 गेंद भी खरीद रहा है तो 5 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा? 5y रुपया। तो ये 3 बैट का मूल्य, 3 बल्ले का मूल्य और 5 गेंद का मूल्य। ठीक है, टोटल कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 1750 रुपये। ये समीकरण नंबर 1 और ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हमें क्या करना है? इनको हल करके और x और y का वैल्यू निकालना है। जब x और y का वैल्यू मिल जाएगा तो वही क्या हो जाएगा? हमारा प्रत्येक बल्ले का मूल्य हो जाएगा और प्रत्येक गेंद का मूल्य हो जाएगा। ठीक है, आइए इसको हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कर लेते हैं। इसको हम आगे बढ़ाएंगे, हम y का मान निकालेंगे, जो भी आएगा उसको हम समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 5y, 3x को उधर भेजेंगे तो 1750 माइनस 3x। ठीक है, तो ये y बराबर कितना हो जाएगा? 1750 माइनस 3x बटा में 5। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे? समीकरण 3 मानेंगे। हाँ, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं अपनी सुविधा के लिए। अब आप क्या कहेंगे? y के मान को समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में आइए y का मान रखते हैं। ये कितना है? 7x प्लस 6 और y है तो y की जगह पे हमें क्या करना है? उसका मान रखना है। तो मान कितना है भाई? 1750 माइनस 3x और बटा में 5 बराबर कितना है? ये 6 और y का वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया, बराबर यहाँ पे है, बराबर कितना है? 3800। ठीक है, आइए इनको हम लोग हल कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखें तो ये बट्टे वाली संख्या है, यहाँ पे भी इसको हम बट्टे वाली संख्या बना देते हैं, बट्टा के नीचे 1 लिख देते हैं। ऐसा कर सकते हैं ना। चलिए, अब 1 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 5। 1 5 5, 5 बार में गया। 5 से क्या करेंगे आप? 7 में गुना करेंगे। 7 × 5 = 35 x प्लस 5 एकम 5, एक बार में 1 का गुणा 6 के साथ कराएंगे, 6 ही होगा, इंटू 1750 माइनस 3x बराबर 3800। ये हमारा हो गया 35x प्लस 6 का गुणा करा लीजिए, कितना हो जाएगा? 0 का 0, 6 5 30 और हाथ में लगा 3, ये 7 6 42, 42 3 45 और 6 कम 6, 6 4 10, 10,500 माइनस 36 18x। अब यहाँ पे बटा में 5 है, इस 5 को मैं उधर भेजूंगा तो ये क्या होगा? जाके 3800 के साथ गुणा हो जाएगा। ये 0 0 और ये 8 5 40, हाथ में लगा 4, 5 3 15 4 19। ठीक है, अब ये हमारा हो जाएगा 35x, ये 35x है और यहाँ पे घटाना है कितना? 18x। तो ये दोनों देखा जाए तो एक जैसे टर्म है, तो एक जैसे
पदों को घटाया जा सकता है और जोड़ा भी जा सकता है। तो 35x में से 18x घटाइएगा कितना बचेगा? 17x। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा? 19,000। और ये प्लस में है इधर, बराबर की इधर है कितना? 1,000, 10,500। तो दूसरे साइड लेके चले जाते हैं तो माइनस में होगा ना, ये प्लस चिन्ह है तो ये कितना हो जाएगा? 10,500। घटा लीजिए। 17x बराबर कितना हो जाएगा? घटाएंगे आप तो ये 2 जीरो है तो 2 जीरो में से 2 जीरो गया, 2 जीरो ही बचेगा। उसको उसके बाद क्या करना है? इस जीरो में से 5 घटाना है। नहीं घटेगा, यहाँ से लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5। अब यहाँ पे ये हो गया 8 और 8 में से 0 घटाएंगे, 8 ही बचेगा और 1 में से 1 गया, 0 बचेगा। नहीं लिखते हैं। x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8500 बटा में 17, 17 पचे 85, 5 बार में। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 500। ठीक है, अब हम लोग कहेंगे हमें x का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे y का वैल्यू निकालने के लिए। कहेंगे अब हम लोग x का वैल्यू कहाँ रखेंगे भाई? रख तो तीनों समीकरण में सकते हैं। x का मान हम समीकरण तीनों में रखेंगे, तीनों में से किसी में भी रखेंगे तो हमें y का वैल्यू मिलेगा। लेकिन फायदा हमें तभी होगा जब तीसरे समीकरण में रखेंगे x के मान को। तो कहेंगे x के मान को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? y बराबर 1750 माइनस 3x बटा में 5। तो यहाँ पे x है तो x को तो हमें छोड़ना नहीं है, उसका वैल्यू रखना है भाई। तो x का वैल्यू हमें कितना मिला हुआ है? 500। चलिए y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1750 माइनस ये 15, 1500 हो जाएगा। अब y बराबर कितना हो जाएगा? तो 1750 में से 1500 घटाएंगे तो बच जाएगा आपका कितना? 250। बट्टा में 5 रहेगा। अच्छा हाँ, 5 है, ये 5 छूट गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1750 में से 1500 आप घटाएंगे तो ये 250 बचेगा और बटा में है आपका 5, तो 5 लिख देते हैं। ये 5 5 25 और 0 का 0, तो y का वैल्यू कितना मिल गया? 50। तो आप क्या कहेंगे? अतः प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? आपने x रुपया माना था और x का वैल्यू यहाँ पे कितना आया हुआ है? 500, तो कितना हो जाएगा? 500 रुपया। ठीक है, तथा प्रत्येक बल्ले का मूल्य कितना है? बल्ले का प्रत्येक गेंद का मूल्य आपने कितना माना है? y रुपया। तो प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा? तो प्रत्येक गेंद का मूल्य आपने y माना था और y का वैल्यू आया है 50, तो प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा? 50 रुपया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, फिर कहा जा रहा है कि 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपया तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। ठीक है, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? आपको एक क्वेश्चन यहीं पे पूछा जा रहा है। और दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। इसके कहने का मतलब क्या है? इसके कहने का मतलब है कि भाड़ा दो रूप से लग रहा है। ठीक है, एक जो है आपका नियत किराया है। नियत किराया कहने का मतलब, मान लीजिए मैंने कहा कि नियत किराया जो है ना वो मान लीजिए कि 5 रुपया है। ठीक है, और उसके बाद मैंने कहा कि प्रति किलोमीटर किराया 10 रुपया है। ठीक है, तो अगर आप 1 किलोमीटर जाएंगे, यदि आप 1 किलोमीटर जाएंगे, यहां से यहां तक 1 किलोमीटर है। ठीक है,
अगर आप 1 किलोमीटर जाएंगे तो आपको किराया कितना देना होगा? 10 रुपया, ये 10 रुपया, 1 किलोमीटर का 10 रुपया और प्लस अतिरिक्त किराया 15 रुपया देना होगा। ठीक है। अगर आप 2 किलोमीटर गए, 1 किलोमीटर ये, 1 किलोमीटर ये, यहां तक ये आपका 2 किलोमीटर हो गया। अगर आप 2 किलोमीटर गए तो 1 किलोमीटर का 10 रुपया लगता है, तो 2 किलोमीटर का कितना लगेगा? 10 गुना 20 रुपया, 20 रुपया और प्लस आपको कितना देना होगा? 5 रुपया और अतिरिक्त किराया के रूप में। ठीक है। अगर आप मान लीजिए कि आप 3 किलोमीटर जाते हैं, यहां से ये मान लीजिए कि आपका 3 किलोमीटर हो गया। अगर आप 3 किलोमीटर जाते हैं तो 1 किलोमीटर का 10 रुपया लग रहा है, तो 3 किलोमीटर का भाड़ा कितना लगेगा? 30 रुपया। ठीक है। 30 रुपये ये तो लगेगा और नियत किराया आपको कितना देना है? 5 रुपया। तो आपको पैसा कितना लगा? 35 रुपया। बात समझे? नियत किराया आप 1 किलोमीटर जाइए या 50 किलोमीटर जाइए, जितना नियत किराया है वो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है। और रहा बात अब किलोमीटर प्रति किलोमीटर का, तो प्रति किलोमीटर किराया जो लगेगा वो आपके किलोमीटर, जितने किलोमीटर आप जाएंगे उसके हिसाब से आपको पैसा देना होगा। बात समझे आप? चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग अब करते हैं। आप मान लेंगे 2 तरह का भाड़ा है, एक नियत भाड़ा और दूसरा आपका क्या है? दूसरा आपका प्रति किलोमीटर भाड़ा है। ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि नियत भाड़ा, माना कि नियत भाड़ा बराबर 100 रुपया है तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया है। मतलब कि आप चाहे 1 किलोमीटर जाओ या 10 किलोमीटर जाओ, नियत किराया आपको 100 रुपया देना ही है। अगर आप और प्रति किलोमीटर किराया जो है, अगर आप 1 किलोमीटर जाएंगे तो y रुपया देना पड़ेगा और 2 किलोमीटर जाएंगे, हाँ एक बात आपको ध्यान रखना है, अगर 1 किलोमीटर आप जाइएगा, अगर आप 1 किलोमीटर जाइएगा तो प्रति किलोमीटर आपका भाड़ा कितना है? y रुपया। तो 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना लगेगा? y रुपया और प्लस अतिरिक्त किराया कितना हो जाएगा? प्लस x, यानी कि y प्लस x रुपया देना होगा। ठीक है। अगर आप 2 किलोमीटर जाएंगे तो कितना पैसा देना होगा? 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का भाड़ा y रुपया, तो 2 किलोमीटर का 2y रुपया। ठीक है। और अतिरिक्त किराया कितना लगना है? 100 रुपया, वो लगेगा ही। ठीक है। अगर मान लीजिए आप 4 किलोमीटर गए तो कितना लगेगा? 4 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का y रुपया, तो 4 किलोमीटर का 4y और प्लस अतिरिक्त किराया लगना है। समझे बात? चलिए ऐसे ही हम लोग सोचते हैं। क्या भाई क्वेश्चन में कहा जा रहा है? अब मैं यहाँ पे काम करता हूँ प्रश्न के हिसाब से, कहेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है। प्रश्न में क्या कहा गया है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। बताइए 10 किलोमीटर आप जाइए, 1 किलोमीटर का किराया कितना है? y रुपया। तो 10 किलोमीटर जाइएगा तो कितना किराया लगेगा? 10y। ठीक है। 1 किलोमीटर का y रुपया लगता है, तो 2 किलोमीटर का 2y, 3 किलोमीटर का 3y, 4 किलोमीटर का किराया 4y, 5 किलोमीटर का भाड़ा 5y, 6 किलोमीटर का भाड़ा 6y। 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना होगा? 10 किलोमीटर का भाड़ा होगा आपका 10y और अतिरिक्त किराया लगना है ना, तो अतिरिक्त किराया कितना लगेगा? 100 रुपया आपका है। तो ये कुल मिला के 10 किलोमीटर का कुल भाड़ा आपको कितना देना होगा? x प्लस 10y। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि कितना दिया जाता है? 105 रुपया। तो इसके बराबर होगा। क्लियर है? ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। आइए दूसरी आगे की बात करते हैं। फिर क्या कहा जा रहा है भाई? आगे कहा जा रहा है कि तथा 15 किलोमीटर के लिए, 15 किलोमीटर चलता है तो 155 रुपया देता है। अच्छा हम लोग देखते हैं 15 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लिए y रुपया देना है, तो 15 किलोमीटर के लिए कितना दीजिएगा? 15y रुपया। 15 किलोमीटर चले तो 15y रुपया दीजिएगा और प्लस अतिरिक्त किराया तो लगना है ना, जो नियत किराया है, सॉरी अतिरिक्त नहीं, जो नियत किराया है वो आपका 100 रुपया तो लगना है ना। तो कुल आपका 15 किलोमीटर चलने का
कितना भाड़ा हो गया, इतना, लेकिन क्वेश्चन में कह रहे कितना है ये 155 रुपया। ठीक है, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे x का मान मैं निकाल लेता हूँ और उसको समीकरण 1 में रख दूंगा। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, x बराबर 155 माइनस 15y। ठीक है, हमको क्या मिल गया, यहाँ पे x का वैल्यू मिल गया। इसको अपनी सुविधा के लिए मैं समीकरण 3 नाम दे देता हूँ और मैं क्या कहूंगा अब भाई कि x के मान को समीकरण 1 में रखने पर कहेंगे, x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, रखिए समीकरण 1 में। ये क्या है, x है, तो x को तो लिखना नहीं है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस 10y बराबर 105 है, लेकिन हमको लिखना तो x नहीं है ना, x का मान लिखना है। तो x का मान कितना है भाई, यहाँ पे 155 माइनस 15y। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो ये माइनस 15y है और यहाँ पे 10y है, मतलब क्या करना है हमें, माइनस 15y में हमें क्या करना है, 10y जोड़ना है। मैंने क्या बताया था आपको कि एक जोड़ हो, एक माइनस वाली संख्या में किसी प्लस वाली संख्या को जोड़ना हो तो आप क्या करना कि हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटा लेना। तो ये 15y में से क्या करेंगे आप, 10y घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 5y बचेगा। अब बड़ा चिन्ह किसका है, ये माइनस का बड़ा चिन्ह है कि प्लस का बड़ा चिन्ह है, माइनस का है ना, तो अब क्या लगाएंगे इसके आगे माइनस। कितना बचा हमारा, यानी कि माइनस 15y में प्लस 10y जोड़े तो कितना बचा, माइनस 5y। अब 155 को अब क्या करेंगे, दूसरे साइड लेके चले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 105 माइनस 155। ठीक है, तो माइनस 5y बराबर 105 में से क्या करना है, 155 को घटाना है। नहीं घटेगा, बड़ा में से छोटा घटा दो। 155 में से तो घट जाएगा ना 105, कितना बचेगा, 50। बड़ा चिन्ह किसका है, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस का चिन्ह बड़ा है कि माइनस का, माइनस का भाई, क्योंकि ये माइनस में 155 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -50। ठीक है, अब यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा, -50 बटा में -5, माइनस माइनस कैंसिल, 5 दहा 50, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 10। अब आप क्या कहेंगे कि y के मान को समीकरण किसमें, 3 में, y के मान को समीकरण 3 में रखने पर। आइए समीकरण 3 में रखते हैं। यहाँ पे हमें वैल्यू जो मिला है वो कितना मिला है भाई, यहाँ पे x बराबर ये है 155 माइनस 15y, तो 15 और y का वैल्यू कितना है 10, तो x का वैल्यू यहाँ से ये कितना हो जाएगा 155 माइनस ये 10 में 15 में 10 से गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 150, और 155 में से 150 घटाएंगे कितना बचेगा 5, यानी कि हमें x का वैल्यू मिला है 10 और y का वैल्यू मिला है 10 और यहाँ पे x का वैल्यू कितना मिल गया 5, x का वैल्यू हमें मिल गया 5। क्लियर है, तो आप क्या कहेंगे, हमसे पूछा गया था ना कि नियत भाड़ा, तो आप कहिएगा अतः नियत भाड़ा, जिसको आपने क्या माना था, x माना था, तो वो कितना हो गया आपका 5 रुपया, 5 रुपया। ठीक है ना, तथा, अरे ये तो वही आ गया जो मैंने शुरुआत में माना था जो मैंने एग्जाम्पल लेके आपको समझाया था, आंसर तो वही बिल्कुल आ गया। चलिए कोई बात नहीं। तथा ये नियत आपका भाड़ा मिल गया आपको। दूसरा चीज आपने क्या माना था, प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो प्रति किलोमीटर भाड़ा भाई कितना, प्रति किलोमीटर भाड़ा आपने माना था y रुपया, तो y और y का वैल्यू कितना आ गया है हमें भाई, y का वैल्यू आ गया है 10 रुपया। ठीक है,
अब हमें क्या बताना है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने में कितना भाड़ा देना होगा। भाई आप अगर 25 किलोमीटर जाओगे, अगर हम लास्ट वाली बात को देखें तो कहेंगे कि 25 किलोमीटर जाने पर 25 किलोमीटर यात्रा करने पर कुल किराया जो होगा वो कितना लगेगा। तो आपको क्या करना है भाई, पहले आपको क्या देना है, अगर आप उसके हिसाब से सोचो, अगर इसके हिसाब से सोचो तो अतिरिक्त किराया कितना है 100 रुपया, और आप जा रहे, अतिरिक्त किराया नहीं, नियत किराया कितना है 100 रुपया, और आप जा रहे हो कितने 25 किलोमीटर यात्रा कर रहे हो, तो 25 किलोमीटर का कितना आपको लगेगा पैसा, वाई रुपया। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 25 वाई। अब इसको वैल्यू रख के निकाल लेते हैं। यहाँ पे x का प्लस 25 वाई होगा, सॉरी प्लस, गलती से माइनस लिखा गया। अब x का वैल्यू कितना है हमारे पास 5 प्लस 25, और y का वैल्यू हमारे पास कितना है 10 रुपया। तो ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 25 250, और 250 में आप 5 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 255 रुपया। 255 होगा, 255, 250 और 5 55, 255 रुपया ये। ठीक है, तो अगर आप 25 किलोमीटर यात्रा करेंगे तो 25 किलोमीटर यात्रा करने में आपको कुल जो है 255 रुपया भाड़ा देना होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहा जा रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। वह भिन्न ज्ञात करें। ठीक है, हर और अंश की बात कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर y। तो इस प्रकार से जो हमें भिन्न बनेगा, हमें भिन्न मिलेगा, वो कैसा होगा। तो आपको पता है कि अंश जो होता है बटा के ऊपर लिखा जाता है और हर बटा के नीचे। तो ये क्या हो जाएगा x बटा में y, यानी कि जो हमें भिन्न ज्ञात करना है वो कितना आ गया है x बटा में y। हमें क्या करना है, यही चीज जो है ज्ञात करना है। चलिए, कहा यह गया है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो भिन्न तो हमारे पास यही है ना। चलिए काम करते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या कहा गया है कि भिन्न में, भिन्न की बात की गई है, तो भिन्न लिख देते हैं। हर अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, दोनों में, हर अंश में भी और हर में भी 2 जोड़ देते हैं। तो 2 जोड़ देने से ये भिन्न जो होता है क्या हो जाता है 9/11 हो जाता है। तो 9/11 कर देते हैं। ठीक है, अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, ये इधर आएगा 11 और ये इधर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 11 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 9 इंटू वाई प्लस 2 हो जाएगा। 11 का गुणा कराइए, 11x प्लस 11 दूना 22 बराबर 9y प्लस 9 दूनी का 18। तो अब y वाले टर्म को इस साइड लाते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 11x प्लस 9y माइनस 9y। हाँ ठीक बोल रहे हैं आप। ये प्लस में है 9y, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 9y बराबर 18 है, और ये 22 जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा -22। ठीक है, तो ये हमारा हो गया समीकरण 11x माइनस 9y बराबर 18 में से 22 घटा लीजिए, कितना बचेगा -4। ठीक है, इसको हम कह देते हैं समीकरण नंबर 1। आइए आगे काम करते हैं। फिर क्या कहा जा रहा है भाई,
यहाँ पे कहा जा रहा है, आगे देखे तो यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यानी कि भिन्न हमारे पास क्या है, अगली बात के लिए तथा लिख देते हैं, हमारे पास भिन्न है x बटा में y, और कहा जा रहा है कि हर और अंश में क्या कर दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए, तो क्या होता है, ये भिन्न जो है बदल जाता है किसमें, 5/6 में, यानी कि ये भिन्न का वैल्यू जो होता है 5/6 हो जाता है। चलिए फिर वही काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, ठीक है। ये आ जाएगा इधर 6 गुणा x प्लस 3 बराबर 5 गुणे y प्लस 3, गुणा करा दीजिए, 6x प्लस 36 18 बराबर 5y प्लस 5 15, ये इधर आ जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं, किसी एक का वैल्यू यहीं से हम निकाल लेते हैं, चाहे आप x का निकालना चाहें या y का वैल्यू निकालना चाहें। चलिए मैं यहाँ पे x का वैल्यू निकाल देता हूँ, ठीक है। ये उधर जाएगा हमारा, तो 6x बराबर कितना हो जाएगा, 5y प्लस 15 माइनस 18, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 6x बराबर 5y माइनस 3, 15 में से 18 घटाएंगे -3 बचेगा, तो यहाँ से ये x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5y माइनस 3 बटा में 6, x के साथ ही 6 गुणा में था, उधर जाएगा बटा के नीचे चला जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा समीकरण 2, इसको मान लेते हैं अपनी सुविधा के लिए। अब हम लोग क्या कहेंगे भाई, अब हम लोग कहेंगे कि x के मान को समीकरण कहाँ पे, समीकरण 1 में ना, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। आइए रखते हैं, ये हमारा क्या है 11, और x को नहीं लिखना है, x का वैल्यू लिखना है, तो कितना है भाई, 5y माइनस 3/6, 3/6, ठीक है, माइनस क्या है 9y माइनस 9y बराबर कितना है -4, ठीक है। इस यहाँ पे देखे तो ये बट्टे वाली संख्या है, इसको भी हम बट्टे वाली संख्या बना देते हैं, नीचे 1 लिख देते हैं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, ठीक है। एलसीएम करा लेते हैं, 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 ही होगा। अब ये 6 से भाग देंगे, एक बार में कट जाएगा, 1 से 11 में गुणा करेंगे 11 ही रह जाएगा, 11 इंटू 5y माइनस 3 माइनस 1 छक्का 6, 6 बार में, तो 6 का गुणा जो है ऊपर हो जाएगा, 9 छक्का 54 y बराबर कितना -4। आइए गुणा करा लेते हैं, 11 5 55y माइनस 11 3 33 माइनस यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 54y, और ये 6 बटा में है, उधर भेज देंगे तो बटा के नीचे उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 6 गुणा 4 6 के 24 माइनस का माइनस -24 हो गया। यहाँ से इसको हम घटा लेंगे, 55y में से 54y घटेगा, 1y बचेगा, तो 1y बराबर ये -24 है, और -33 को उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा कितना +33, ठीक है। यहाँ से ये y का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पे ये 24 है माइनस में और प्लस में 33 है, तो आप क्या करोगे, आप 24 -24 में 33 जोड़ो, या 33 में से 24 को घटा लो, बात बराबर है, ठीक है। तो 33 में से 24 घटाएंगे तो 6 3 9 बचा, ठीक है। 33 में से 24 घटाइएगा, कितना बचेगा 9, तो ये हमारा हो गया y का मान, ठीक है। x का वैल्यू अभी हमें चाहिए ना, तो मेरे पास जगह नहीं है, मैं मिटा रहा हूं, इसको मिटा सकता हूं ना, चलिए आप अगर नहीं लिखे होंगे तो वीडियो को रोक के आप पीछे वाली बातों को लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या कहेंगे, y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 5 और y है, तो y का वैल्यू रख लेते हैं 9 -3 बटा में 6,
तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 5 45 माइनस 3 बटा में 6। तो x का वैल्यू 45 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 42 बटा में 6, यानी कि 6 से 6 7 42। तो x का वैल्यू आ गया कितना, 7। यहाँ पे हमें y का वैल्यू मिला था 9 और x का वैल्यू मिल गया 7। इसको मिटा दूं, अब नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है। अब आप क्या कहेंगे, अगर आप देखें तो यहाँ पे x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 9 मिल गया है, कहिएगा अतः भिन्न बराबर, भिन्न हमारा कितना था, x बटा में y, और x का वैल्यू कितना मिला है हमको 7 और y का वैल्यू कितना मिला है 9। तो ये 7 बटा 9 हमारा भिन्न हो गया, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। वर्तमान आयु मतलब अभी का उम्र, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे पूछा जा रहा है उनकी वर्तमान आयु, उनकी मतलब जैकब की और उसके पुत्र की, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि ऐसे क्वेश्चन में जो हमें निकालना होता है उसी को मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे, माना कि जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, ठीक है। अब कहेंगे हम लोग प्रश्नानुसार, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, ठीक है ना, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा आप समझिएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं जैकब की आयु, जैकब की वर्तमान आयु कितनी है x वर्ष, उसकी पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है y वर्ष, ठीक है। अब जरा इन दोनों को ध्यान से देखिए। मान लीजिए मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, अभी आपकी उम्र मान लीजिए 15 साल है, ठीक है। मैं आपसे कहूं कि 5 साल बाद आप कितने साल के हो जाएंगे, आपकी उम्र क्या होगी, तो आप कहेंगे 20 साल। आप एक बार सोचिए कि आप कैसे इस बात को सोचे हैं। आपने अभी आपका उम्र आपका 15 साल है, तो 5 वर्ष बाद यानी कि 15 में आप 5 जोड़े हैं, अभी आप 15 साल के हैं, तो 5 साल बाद यानी कि 15 प्लस 5 20 साल के हो गए। तो अगर इसकी उम्र भी 15 साल रहती तो 15 प्लस 5 होता, लेकिन इसकी उम्र क्या है, जैकब है, ये जैकब है, ठीक है। ये जैकब की अभी जो उम्र है x वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी x प्लस 5। जब ये 15 वर्ष इसकी उम्र होती तो 5 वर्ष बाद कितने का होता है 15 प्लस 5 यानी 20 वर्ष का। अभी इसकी उम्र कितनी है x वर्ष, तो 5 वर्ष बाद कितना होगा x प्लस 5 वर्ष। उसी तरह से 5 साल बाद लड़का भी तो बढ़ेगा, उसका पुत्र भी तो बढ़ेगा, ये कितने का हो जाएगा y प्लस 5 वर्ष का है। अब थोड़ा सा जरा आप देखिएगा, यहाँ पे ये कौन है, ये पुत्र है, ठीक है, पुत्र का आयु है। अब कहा जा रहा है कि और ये कब का उम्र ये दोनों का है, तो 5 साल बाद का, ठीक है। कहा यह जा रहा है कि 5 साल बाद जो है जैकब अपने पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा। मतलब कि अगर ये जितना भी चाहेगा है, अगर मान लीजिए ये 10 रहे तो ये कितना हो जाएगा उसका 3 गुना, तो 10 का 3 गुना कितना हो जाएगा 30। अगर मान लीजिए कि ये 20 रहे तो 20 का 3 गुना ये कितना हो जाएगा 60 का। अगर मान लीजिए कि 5 साल बाद अगर पुत्र जो है 20 साल का हो जाए तो पिता कितने साल का हो जाएगा 3 गुना यानी कि 60 साल का। क्वेश्चन में यही कह रहा है ना कि 5 साल बाद जो है जैकब अपने पुत्र से 3 गुना हो जाएगा।
तो 3 गुना मतलब अगर बेटा 20 साल का होगा तो पिता उसका यानी कि जैकब कितने साल का हो जाएगा, 60 साल का। अगर आप बराबर कराना चाहेंगे तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे गुणा कराना होगा 3 से। क्यों गुणा कराना होगा भाई, क्योंकि पिता जो है ये ऑलरेडी अपने बेटा का कितना हो जाएगा, 3 गुना। तो बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे, पुत्र में आप 3 से गुणा कराएंगे, ठीक है। वैसा ही ये क्या है, ये 3 गुना है, इसका ये 3 गुना है। तो बराबर करने के लिए अगर आप बराबर करना चाहते हैं तो पुत्र की उम्र में आपको 3 से गुणा कराना होगा। अब ये बराबर हो गए, ठीक है। चलो अब इसको मिटा देता हूं मैं। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा सिंपल बनाएंगे। ये कितना हो जाएगा, x प्लस 5 बराबर 3 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 3y प्लस 3 5 15। इधर ला देंगे 3y को और 5 को उधर भेज देंगे, तो x माइनस 3y बराबर 15 और 5 को उधर करेंगे तो प्लस 5 होगा। सॉरी, ये प्लस 5 है, उधर ले जाएंगे तो माइनस 5 हो जाएगा। चिन्ह चेंज हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया, x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा 10, ठीक है। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब आइए, अब आगे का काम करते हैं। प्रश्न में एक दूसरा बात भी बोला गया है। क्या बात बोला गया है भाई, कहा गया है 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 साल पहले। अच्छा, यहाँ पे मैं जैकब का उम्र लिख रहा हूं और यहाँ पे उसके पुत्र का, ठीक है ना। तो कहा जा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, ये जैकब की आयु है, ठीक है ना, ये जैकब की आयु है, उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। मतलब कि 5 वर्ष पहले की बात, पहले ये एक बात हम लोग सोचेंगे, 5 वर्ष पहले, अभी मान लीजिए ये x वर्ष का है तो 5 साल पहले कितने साल का होगा। अगर अभी आप 15 साल के हैं तो 5 साल पहले कितने के होंगे, 15 महीने। अगर अभी मान लीजिए कि आप 15 साल के हैं तो 5 साल पहले कितने वर्ष के होंगे, 15 माइनस 5 यानी 10 साल के होंगे। तो अगर ये x साल का है तो 5 साल पहले कितने साल का होगा, x माइनस 5 साल का। और उसका बेटा भी जो है वो 5 साल छोटा होगा, 5 साल कम का होगा। अभी y साल का अभी है, y वर्ष का अभी है, तो 5 साल पहले कितने का होगा, y माइनस 5 का। क्लियर। ये कौन है, ये जो है पिता यानी जैकब की आयु है, जैकब की 5 साल पहले की आयु है, और ये उसके पुत्र की 5 साल पहले की आयु है। और कहा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी। मतलब कि अगर बेटा जो है वो 10 का था तो बाप कितने साल का था, 70 साल का, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर बेटा जो है अगर वो 5 साल का था तो उसका बाप कितने साल का था, 7 गुना। तो 5 का 7 गुना कितना हो जाएगा, 35, ठीक है ना। अगर मैं इस दोनों चीज को इक्वल करना चाहूं, बराबर करना चाहूं, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे 7 से गुणा कराना होगा। क्यों 7 से गुणा कराना होगा, क्योंकि ये 7 गुना है ऑलरेडी। अब हम 7 से इसमें गुणा कराएंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा ना। वैसे ही यहाँ पे भी आप सोचेंगे, ये जो है ये जैकब है, जैकब की आयु जो है उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी। कब, 5 साल पहले। मतलब कि ये 7 गुना था। तो जब ये 7 गुना था, ये 35 5 का 7 गुना था, तो 5 को 35 के बराबर करने के लिए हमने क्या किया, 7 से गुणा कराया। क्यों गुणा कराया, क्योंकि 35 5 का 7 गुना था। वैसे ही ये क्या है, इसका ये 7 गुना है, तो ये ना 7 गुना है भाई। तो बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, इधर 7 से गुणा कराना होगा। अब ये क्या हो गया, इक्वल, ठीक है। अब चलिए काम करते हैं, ठीक है। अब इसको हम हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 7 5 35। अगर आप चाहें तो यहाँ पे ये 7y को इधर लाएंगे, माइनस 5 को उधर लाएंगे, समीकरण 2 बनाएंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप x को या y को एक साइड करेंगे, फिर x का या y का मान निकाल के फिर समीकरण 1 में रखेंगे,
उससे बेहतर है, अभी हमारे पास अच्छा ऑप्शन है कि हम यहीं पे क्या कर लें, x या y का मान निकाल लें और निकाल के उसको हम क्या कर दें, समीकरण 1 में रख दें। जैसे मैं चलिए यहीं पे हम यहाँ पे x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर कितना हो जाएगा, 7y माइनस 35 और ये -5 इधर है, बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो +5 हो जाएगा। यानी x बराबर हमारा कितना हो गया यहाँ पे 7y और ये 35 माइनस में है और +5, तो ये कितना हो जाएगा -30। ठीक है, ये x का वैल्यू हमको इतना मिल गया। इसी को आप कह दीजिए समीकरण नंबर 2 और कहिए कि x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिए तो ये कितना हो जाएगा, x का वैल्यू, x यहाँ पे है तो x के जगह पे उसका वैल्यू रख देते हैं 7y माइनस 30 माइनस कितना है 3y बराबर कितना 10। चलिए ठीक है, 7y में से 3y घट जाएगा, कितना बचेगा 4y बराबर ये 10 है इधर और 30 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा +30, ये माइनस में 30 है इधर ले जाएंगे तो +30 हो जाएगा। क्लियर है। अब हमारा कितना है यहाँ पे भाई, 4y बराबर 10 और 30 कितना हो जाएगा 40। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 बटा में 4, 4 में 40, तो y का वैल्यू कितना आ गया 10। ठीक है, अब आप क्या कहेंगे, y के मान को समीकरण कहाँ पे रखेंगे, 1 में भी रख सकते हैं, लेकिन फायदा होगा कब, जब आप समीकरण 2 में रखें। सिंपल है वो। x बराबर 7 इंटू वाई का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू है 10 और -30, कितना हो जाएगा 7 10 में 70 माइनस 30 यानी कि 40। यहाँ पे हमें x का वैल्यू कितना मिल गया 40 और यहाँ पे y का वैल्यू हमें मिला था 10, x का वैल्यू 40 और y का वैल्यू 10 मिला हमें। ठीक है, अब चलिए हम लोग जो बात हमसे पूछा गया था उस बात को बता देते हैं। क्या कहेंगे, अतः जैकब की वर्तमान आयु बराबर, आपने कितना माना था x वर्ष, तो x का वैल्यू कितना आया है 40, तो हो जाएगा आपका कितना 40 वर्ष, तथा उसके पुत्र का वर्तमान आयु बराबर कितना हो जाएगा भाई, आपने माना था उसके पुत्र का वर्तमान आयु 40 वर्ष, सॉरी आपने माना था उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष, तो y का वैल्यू हमें कितना मिल गया है, y का वैल्यू 10 मिला है, तो यहाँ पे उसके y के जगह पे कितना हो जाएगा 10 वर्ष। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है।